Hello students, you are welcome back to Accounting Skills online classes. Children, in the last video we have started basic accounting terms, and in the previous video we have discussed some basic accounting terms. Today in this video we will discuss some more accounting terms, but before starting next term you should keep in your mind one thing, that is business and business owner both are separated from each other. It means accounting viewpoint से, किस viewpoint से? From accounting viewpoint. Business and business owner both are separated from each other from accounting viewpoint. मैं यहाँ पे accounting viewpoint की बात कर रहा हूँ, legal viewpoint की बात नहीं कर रहा. अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जब अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते हैं, तो अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं. वो एजम्पशन होता है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों क्या है, सेपरेट है, एक नहीं होते हैं. तो ये बात आपको हमेशा पूरे अकाउंट्स को मेंटेन करते टाइम ध्यान रखनी है. तो नेक्स्ट टर्म अपन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल. नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल. तो चलिए कैपिटल को पहले अपन समझते हैं कि कैपिटल क्या होता है. तो पहले किसका एग्जांपल लेते हैं. सपोज इट्स यू, ये आप हैं, और ये मान लो बड़ा सा आपका एक बिजनेस है भाई. ठीक है सर, ये कौन है सर? ये तो आप हो. इट इज यू एंड इट इज योर बिजनेस. योर बिजनेस. ओके सर, ये तो है आप और ये है आपका बिजनेस. अब आपने क्या किया, जब अभी आपके बिजनेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अभी आप ही का एग्जिस्टेंस है. आप सोच रहे हो कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करें. तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मनी भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. आपने क्या चाहिएगा सर? मनी की रिक्वायरमेंट होगी. आपने मनी का अरेंजमेंट किया. अरेंजमेंट करने के बाद आपने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया. आपने क्या किया? आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया. और जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो ये है आपका बिजनेस और ये है आप. तो आपने जब अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो आपको बिजनेस में क्या करना पड़ेगा सर? मनी इन्वेस्टमेंट करेंगे जब भी बिजनेस स्टार्ट करना होगा. तो आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया विद द कैश ₹5 लाख. आपने अपने बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया ₹1 लाख. तो यहां मान लो कि बिजनेस को आपने 1 लाख रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस को क्या मिला सर? कैश मिल गया बिजनेस को. कितना कैश मिला? ₹1 लाख का कैश आपके बिजनेस को मिला. मतलब आपने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो आपने 1 लाख रुपीज का उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया. तो बिजनेस में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपीज का, वो बिजनेस को 1 लाख रुपीज रिसीव्ड होगा. बिजनेस को वो कैश मिला 1 लाख रुपीज. और ये कैश किसने दिया सर? ये बिजनेस को कैश दिया है बिजनेस ओनर ने. आप कौन है? आप हो बिजनेस ओनर. ये आप है, ये आपका बिजनेस है. और आप कौन है? आप है ओनर ऑफ बिजनेस. ओनर ऑफ बिजनेस. बिजनेस के ओनर है आप, और ये आपका बिजनेस है भाई. तो ये 1 लाख रुपीज जब बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया. तो ये बिजनेस को मिला कैश 1 लाख रुपीज का. और ये कैश किसने दिया सर? ओनर ने दिया ये कैश. तो यहाँ पे बिजनेस को जो कैश मिला है ये बिजनेस ओनर ने दिया है. तो अपन यूं कह सकते हैं कि बिजनेस ओनर जो भी बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, वो कैश क्या है? वो कैश बिजनेस की एज कैपिटल होती है. ओनर ने जो स्टार्ट करते टाइम जो कैश इन्वेस्ट किया वो क्या था? कैपिटल था. अच्छा, कैश नहीं किया. मान लो कि आपके पास एक पर्सनली एक कंप्यूटर रखा हुआ था. वो कंप्यूटर आपने अपने बिजनेस में लगा दिया कि भाई इस कंप्यूटर में अब से पर्सनल वर्क में नहीं आएगा, इस कंप्यूटर में ऑफिस बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करेंगे. तो आपने अपना पर्सनल एसेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया. तो बिजनेस में आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया सर? कंप्यूटर इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में. तो बिजनेस को क्या मिल गया? एक कंप्यूटर मिल गया. कितने का? मान लो उस कंप्यूटर की वैल्यू थी 20,000. तो 20,000 की वैल्यू का कंप्यूटर आपके बिजनेस को मिला. तो ये बिजनेस को कंप्यूटर मिला 20 का और कैश मिली 1 लाख की. ये दोनों 1,20,000 किसने दिया सर? ये ओनर ने दिया. तो इसका मतलब ये हो गया कि ओनर का जो बिजनेस में क्लेम बनता है वो कितना? 120 का बनता है, क्योंकि ओनर ने बिजनेस को 1,20,000 की टोटल एसेट प्रोवाइड करवा दी. तो ये बिजनेस ओनर का क्लेम बिजनेस में कितना? 120. और बिजनेस ओनर का जो क्लेम है 120, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. और
ये जो कैपिटल है इसे अपन इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस ने अपने ओनर से ये कैश और कंप्यूटर लिया है। तो कैपिटल अपन इस कैश को नहीं बोल रहे हैं और ना अपन इस कंप्यूटर को कैपिटल बोल रहे हैं। ये कैश और कंप्यूटर तो कैश और कंप्यूटर ही रहेंगे, बिजनेस के लिए दोनों एसेट है। जब अपने एसेट को पढ़ा था तो यही पढ़ा था कि जो चीज फ्यूचर में काम आएंगी वो एसेट होती हैं। तो ये दोनों तो बिजनेस के लिए एसेट ही होती हैं, लेकिन इन एसेट पर क्लेम किसका है? क्लेम तो इस पर ओनर का है ना। क्लेम किसका इन एसेट पर? क्लेम है सर बिजनेस ओनर का। तो इस जिस पर्सन का क्लेम, अगर ओनर का क्लेम है इस इन एसेट पर, तो इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट किसने किया सर? ये इन्वेस्टमेंट किया ओनर ने, तो इसे ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है उसे कैपिटल बोला जाएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा, कैपिटल मीन्स प्रोप्राइटर्स इन्वेस्टमेंट या फिर प्रोप्राइटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द बिजनेस। हु इज प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर को अपन कॉमर्शियल लैंग्वेज में, बिजनेस ओनर को अपन बोलते हैं प्रोप्राइटर। कॉमर्शियल लैंग्वेज में जो बिजनेस ओनर होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं बिजनेस ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 120 का जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि बिजनेस ओनर ने कैश और कंप्यूटर कंट्रीब्यूट किया अपने बिजनेस में, तो प्रोप्राइटर का जो कंट्रीब्यूशन बिजनेस में हुआ उसको हमने क्या कहा? कैपिटल कहा सर। लेकिन कंट्रीब्यूशन जो हुआ उसको तो हमने कैपिटल कहा, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन किसके फॉर्म में था सर? ये कैश के फॉर्म में भी था और यहां कंप्यूटर यानी एसेट के फॉर्म में भी था। तो प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस टर्म्ड एज कैपिटल और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, यानी कि कैश और एसेट दोनों फॉर्म में हो सकता है। अब इसी बात को अपन कैसे समझेंगे? कई बार यहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इस कैश और कंप्यूटर को जो इन्वेस्टमेंट किया इनको अपन कैपिटल बोल रहे हैं। नहीं, अपन कैश और कंप्यूटर को नहीं बोल रहे, अपन किसको बोल रहे हैं? ओनर का जो बिजनेस में टोटल क्लेम बन रहा है इसको बोल रहे हैं। तो अपन इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैपिटल मीन्स प्रोप्राइटर्स क्लेम इन द बिजनेस, मतलब प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस को टोटल 1,20,000 की एसेट दी है, तो अपने बिजनेस से वो अपने बिजनेस पर वो 1,20,000 के लिए क्लेम कर सकता है वो। तो यानी कि कैपिटल मीन्स प्रोप्राइटर्स क्लेम इन द बिजनेस। इसके बाद हमने कहा कि जो कैपिटल जो होती है इसके अब कुछ डिफरेंट नेम्स भी, ये नेम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कैपिटल को और अदर किस किस नेम से अपन बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली अपन कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। कैपिटल आल्सो नोन एज इंटरनल इक्विटी भी कह सकते हैं कैपिटल को। कैपिटल को नेटवर्थ भी कह सकते हैं, कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं और कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी भी कह सकते हैं। तो ये सब चीजें इसके कैपिटल के अलग अलग नेम्स हैं, तो इन नेम से भी अपन कैपिटल को कॉल कर सकते हैं। इसके बाद देखो कैपिटल मैंने क्या बताया सर, कैपिटल जो है ये बिजनेस ओनर का बिजनेस में जो क्लेम है उसको अपन ने कैपिटल का। तो बताओ ये जो कैपिटल वर्ड है ये कैपिटल वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये कैपिटल वर्ड तो बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओनर ने बिजनेस में कैपिटल मनी कैश और कंप्यूटर इन्वेस्ट किया था। तो ओनर का 120 का क्लेम बिजनेस में जिसको हमने कैपिटल का, मींस ये कैपिटल वर्ड जो है रिप्रेजेंट किसको करेगा? ये कैपिटल वर्ड रिप्रेजेंट करेगा बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करेगा, वी कैन से प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, बिजनेस ओनर को अपन कॉमर्शियल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं सर। तो प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको साथ ही क्या बात ध्यान रखनी है कि कैपिटल अगर अकाउंट की बात करें, कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है सर? बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मीनिंग क्या है? देखिए एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद अपन इसको पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। यहां पे बिजनेस ओनर ने बिजनेस को जो भी इन्वेस्ट किया था, यानी ओनर का जो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन हुआ था, ये किसका कंट्रीब्यूशन था? ये ओनर का कंट्रीब्यूशन हुआ था, ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस। एंड ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस को हमने क्या कहा था सर? ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस में बिजनेस ओनर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैपिटल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बिजनेस ओनर के अलावा कुछ और लोग भी होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं, बिजनेस के लोग नहीं होते, आउटसाइडर्स होते हैं, वो भी बिजनेस में क्या कर देते हैं? कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो देखिए मान लो ये आप थे, ये आपका बिजनेस था, आपने जो अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया तो ये क्या हो गया था? कैपिटल हो गया था। अब मान लो यहां पे है मिस्टर ए और यहां मान लिया आपने ये है मिस्टर बी। ये आपका बिजनेस है, ये आप है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। तो ओनर इस बिजनेस के आप हो, तो मिस्टर ए और बी दोनों कौन है सर? ये आउटसाइडर हैं दोनों,
ये बिजनेस के ओनर नहीं है। जो ओनर नहीं है वो कौन है? आउटसाइडर्स है भाई। ये आउटसाइडर है, ये भी आउटसाइडर है, तो दोनों आउटसाइडर्स हैं। अब आपको क्या हुआ कि आपको अपने बिजनेस को करना है एक्सटेंड, बढ़ाना है आपके बिजनेस को, और बिजनेस को एक्सटेंड करने के पर्पज से, एक्सटेंशन पर्पज के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, और इतना पैसा आपके पास है नहीं। तो आपको जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो आप मिस्टर ए से आप बात करते हो कि यार मुझे मनी की रिक्वायरमेंट है, क्या आप मुझे मनी उधार दे सकते हो, यानी कि पैसा इसको लोन दे सकते हो क्या? तो मिस्टर ए बी इस बिजनेस को लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो मिस्टर ए ने बाय वे ऑफ लोन ₹1,00,000 आपके बिजनेस को दिया, बाय वे ऑफ लोन। बाय वे ऑफ लोन मतलब आपके बिजनेस को लोन दिया ₹1,00,000 का। तो बिजनेस को क्या मिला? बिजनेस को मिला कैश। ये जो कैश था, इसमें कैश में कैश ऐड हो गया, ये ₹1,00,000 का आपके बिजनेस को कैश मिला। भाई मिस्टर ए ने आपके बिजनेस को ₹1,00,000 का लोन दिया, तो सिंपल सी बात सोचो कि अगर आप किसी से लोन लेते हो तो बदले में वो क्या देता है आपको? सर कैश देता है वो तो हमें। तो वो कैश आपके बिजनेस को मिला कैश, और ये कैश दिया किसने? सर ये कैश दिया मिस्टर ए ने दिया। मिस्टर ए ने दिया, यानी कि ये कैश आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने वाला कौन है? मिस्टर ए है। तो मिस्टर ए का आपके बिजनेस पर क्लेम हो गया कितने का? ₹1,00,000 का, यानी कि बिजनेस मिस्टर ए आउटसाइडर है, और आउटसाइडर अब आपसे कितने रुपए आपके बिजनेस से मांगता है? 1,00,000 मांगता है। आपके बिजनेस को ₹1,00,000 दे दिया इसने, अब इन फ्यूचर ये अपने पैसों की डिमांड कर सकता है। इसका मतलब मिस्टर ए का क्लेम आपके बिजनेस पर हो गया ₹1,00,000। उसी तरह आप ये मान लो कि आपने मिस्टर बी से गुड्स परचेज किया। आपने मिस्टर बी से क्या किया? परचेज किया। क्या परचेज किया सर? गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज किया आपने मिस्टर बी से ₹15,000 का गुड्स परचेज किया, लेकिन आपने अभी मिस्टर बी को पेमेंट नहीं किया। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में परचेज कर लिया। उधार में परचेज किया मींस क्या हुआ? अभी आपने गुड्स तो ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। तो देखो, जब आपने गुड्स परचेज किया मिस्टर बी से, तो आपके बिजनेस को मिस्टर बी से क्या मिला? गुड्स मिला सर। तो ये आपके पास, आपके बिजनेस के पास गुड्स तो आ गया कितने का? 15,000 का गुड्स आ गया, लेकिन आपने पेमेंट तो किया नहीं मिस्टर बी को, तो इन फ्यूचर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मिस्टर बी ने आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया अभी सर ₹15,000 का गुड्स कंट्रीब्यूट किया है, इसके बदले मिस्टर बी को हमें पेमेंट करना है इन फ्यूचर। तो यहां पे मिस्टर बी का भी क्लेम हो गया आपके बिजनेस पर। कितने का क्लेम हो गया सर? 15,000 का मिस्टर बी का क्लेम हो गया, और मिस्टर ए का 1,00,000 का क्लेम था, और ओनर का 120 का क्लेम था। तो इस तरह आपके बिजनेस में टोटल एसेट कितने सर? 1,00,000, 120, 120, 220, 220 और 215, 220 और 15, 235 टोटल एसेट आपके बिजनेस में आई, जिसमें से 120 क्लेम किसका है? ओनर का, जिसे कैपिटल का, और ए का क्लेम है 1,00,000 और बी का क्लेम है 15,000। तो ए और बी दोनों कौन थे सर? ये दोनों आउटसाइडर थे। तो आउटसाइडर ने आपके बिजनेस में जो भी क्लेम किया, जो भी कंट्रीब्यूट किया है, उसके बदले आपको मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों आउटसाइडर को इन फ्यूचर पेमेंट करना है। तो ये आपके लिए, बिजनेस के लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। तो हम यो कह सकते हैं कि बिजनेस में आउटसाइडर ने जो भी कंट्रीब्यूट किया है, जिसके बदले फ्यूचर में आपको उसे पेमेंट करना है, तो वो आपकी क्या होगी? एक लायबिलिटी होगी। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। देन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटसाइडर इन द बिजनेस। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या किया? मिस्टर ए ने ₹1,00,000 का कंट्रीब्यूट किया बाय वे ऑफ लोन, और मिस्टर बी ने गुड्स का कंट्रीब्यूशन किया ₹15,000 का। तो यहां पे द कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटसाइडर इन द बिजनेस विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर। अब इसने 1,00,000 का लोन दिया, इसने 15,000 का आपको क्रेडिट में गुड्स प्रोवाइड करवा दिया, तो यानी कि ए को आपको ₹1,00,000 इन फ्यूचर पेमेंट करना, और बी से आपने उधार में गुड्स परचेज किया है, तो आपको बी को 15,000 इन फ्यूचर पेमेंट करना है। तो इट मींस हो गया कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटसाइडर इन द बिजनेस विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब जो ये पेमेंट करना है ए और बी को, ये आपकी लायबिलिटी है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से बात। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि बिजनेस में जो ये आउटसाइडर ए और बी है, इन दोनों का क्लेम कितना है बिजनेस में सर? 1,00,000 और 15,000, यानी 1,15,000 टोटल क्लेम आउटसाइडर का है, और 120 का क्लेम कितने का है? किसका है सर? इसमें 120 का ओनर का क्लेम है। तो ओनर क्लेम तो कैपिटल, और ये जो आउटसाइडर का क्लेम बनता है बिजनेस में, ये क्या है? ये सर लायबिलिटी है। तो अपन यूं भी कह सकते हैं आउटसाइडर्स क्लेम इन द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। और लायबिलिटी अराइज कब होती है? देखो यहां पे ध्यान से देखो, लायबिलिटी अराइज कब हुई? या तो
आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया या आपने क्रेडिट गुड्स परचेज किया, तब लाइबिलिटी अराइज हुई। तो लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन और लोन टेकन। या तो आपने क्रेडिट गुड्स परचेज किया था या फिर आपने लोन लिया था, तो इस वजह से आपकी लाइबिलिटी अराइज हुई है। तो लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन और लोन टेकन। तो आप यहां पे इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइबिलिटी मींस द कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटसाइडर इन द बिजनेस विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स इज कॉल्ड लाइबिलिटी, और वी कैन से आउटसाइडर्स क्लेम इन द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन और लोन टेकन। इसके बाद लाइबिलिटी को हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं टू पार्ट्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, सो व्हाट इज करंट लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी देखिए, यहां पे अगर आपने मिस्टर ए से आपने लोन लिया और आपने मिस्टर ए को ये कहा होता कि भी आपका लोन का पेमेंट मैं कर दूंगा विद इन 2 मंथ्स, या कर दूंगा विद इन 6 मंथ, या कर देंगे विद इन 11 मंथ्स, या कर देंगे विद इन 12 मंथ्स, तब तो आपकी ये जो लाइबिलिटी है ये है करंट लाइबिलिटी, विद इन 12 मंथ तक करते हो तो। लेकिन आप इसका पेमेंट करोगे आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ, तो ये आपकी लाइबिलिटी कौन सी है? तो ये आपकी लाइबिलिटी है नॉन करंट। तो करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनका पेमेंट आप विद इन 12 मंथ कर दोगे। अब ये 12 मंथ की कैलकुलेशन कब से स्टार्ट करनी है? तो 12 मंथ की कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है आपका जो अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हुआ है, लोन लेने के जस्ट बाद जो अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ है, उस अकाउंटिंग पीरियड की एंडिंग डेट से लेकर अगले एंडिंग डेट तक, यानी कि अगले 12 मंथ के भीतर, यानी कि लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। और इसमें कौन आते हैं? जैसे क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर मींस वो पर्सन्स जिन पर्सन से आपने गुड्स क्रेडिट परचेज किया है। जैसे आपने मिस्टर बी से गुड्स क्रेडिट परचेज किया था, गुड्स परचेज किया था ना मिस्टर बी से, तो मिस्टर बी आपके लिए क्रेडिटर हैं। तो यहां पे जिन पर्सन से आप गुड्स क्रेडिट परचेज करते हो वो क्रेडिटर, और क्रेडिटर को हमें नॉर्मली विद इन 12 मंथ पेमेंट करना ही होता है। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन का मतलब आपने किसी से लोन लिया, जैसे मिस्टर ए से आपने लोन लिया था और मिस्टर ए को कहा कि भाई हम आपको 11 मंथ्स में इसका पेमेंट कर देंगे, 12 मंथ में आपको पेमेंट कर देंगे, तो ये आपके लिए क्या हुआ? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन है। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्रेडिटर्स आर करंट लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड नॉन एज करंट लाइबिलिटी। और इससे अपोजिट अगर अपन कहते हैं कि लाइबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद जिसका हमें पेमेंट करना है, वो लाइबिलिटी कौन सी होगी? वो होगी नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन, आपने जैसे मिस्टर ए से आपने लोन लिया, तो आपने मिस्टर ए को कहा कि भी आपको लोन का पेमेंट हम आफ्टर 5 ईयर करेंगे, 5 साल के बाद करेंगे, तो 1 साल से ज्यादा का पीरियड हो गया ना, 1 साल के बाद आपको पेमेंट करना है, 1 साल के चाहे वो 13 मंथ ही क्यों ना हो। तो अगर आपको इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने से लेकर आफ्टर 12 मंथ पेमेंट करना है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड नॉन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को अपन समझते हैं, तो एक एग्जांपल लेंगे पहले। सपोज अभी देखो हमने क्या पढ़ा था कि ये आप हैं और ये आपका एक बिजनेस है, और आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आप कौन हुए? सर ओनर ऑफ बिजनेस हुई, और ये आपका बिजनेस है। तो आपने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो आपने बिजनेस में क्या किया? सर कुछ मनी इन्वेस्टमेंट की। तो आपने बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपीज, और सर मेरे पास कंप्यूटर रखा था वो भी मैंने लगा दिया, कंप्यूटर रुपीज 20,000। फिर हमने कुछ गुड्स भी परचेज किया था मिस्टर ए से, तो गुड्स था 15,000 का। तो ये कुछ आपका ये इन्वेस्ट एसेट थी बिजनेस की। इन एसेट में ओनर का क्लेम था
कितना 120 ओनर का क्लेम, तो आपका कितना क्लेम था, क्लेम ओनर का क्लेम था सर इसमें 1,20,000, ये दो चीजें आपने लगाई थी तो ये 120 था। अभी जो एग्जांपल लिया था उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। और फिर आपने मिस्टर बी से गुड्स क्रेडिट परचेज किया तो 15,000 का जो गुड्स आया किसने दिया था, मिस्टर बी ने दिया था। तो मिस्टर बी का क्लेम कितना हुआ, ये ओनर का क्लेम है और ये मिस्टर बी का क्लेम है 15,000। तो ये ओनर का जो बिजनेस में क्लेम था, यानी ओनर ने बिजनेस को क्या दिया था, 120 की एसेट दी थी, तो ये दोनों तो बिजनेस के लिए कैपिटल था सर। और आउटसाइडर था मिस्टर बी जिससे आपने क्रेडिट परचेज किया था गुड्स, तो ये मिस्टर बी का क्या था, कंट्रीब्यूशन था बिजनेस में, यानी आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन। तो ये मिस्टर बी का जो बिजनेस में क्लेम बन रहा है इसको अपन ने क्या कहा था सर, लायबिलिटी कहा था। ये दो बातें हमने समझी थी। अब हम समझते हैं इसमें ड्राइंग्स को समझते हैं। मान लीजिए कि अब आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको अपने पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज के लिए कुछ कैश रिक्वायर्ड है। मान लो आपके घर में जो दूध वाला आता है उस दूध वाले को आपको पेमेंट करना है, और दूध वाले को पेमेंट करने के लिए आप क्या करते हो, अपनी दुकान में जाते हो या अपने बिजनेस में जो कैश रखा हुआ होता है उस कैश में से दूध वाले को आप पेमेंट कर देते हो 5,000 रुपीज का। तो ये कैश आपके बिजनेस से आउट हो गई। अब आपके पास कैश रहा सिर्फ 95,000 का बिजनेस में कैश रहा, तो ये 5,000 का कैश कहां गया है सर, ये तो घर में जो दूध आता है उस दूध वाले को आपने पेमेंट कर दिया। तो मतलब बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया। तो अब बिजनेस ओनर ने कैश निकाल लिया ना अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इधर जो ओनर का जो क्लेम 120 था ये क्लेम में से भी 5,000 कम हो जाएगा, क्योंकि ओनर ने 5,000 तो वापस ले लिया अपने बिजनेस से भाई। तो अब ओनर का क्लेम हो गया 1,15,000। सो बिजनेस ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए जो एक कैश विड्रॉ किया था 15,000, इसे हमने क्या कहा सर, ड्रॉइंग कह दिया। ड्रॉइंग क्या था कि ओनर के क्लेम में जो रिडक्शन हुआ 5,000 का वो रिडक्शन ड्राइंग्स था, ना कि ये कैश ड्राइंग था। अच्छा मान लो कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 500 रुपीज का गुड्स भी अपने बिजनेस से निकाल लिया, डोमेस्टिक यूज के लिए गुड्स भी अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, अपने घर पे ले गया इसमें से गुड्स। तो यहां पे गुड्स अब बिजनेस के पास 14,500 का गुड्स रह गया। 500 का गुड्स किसने ले लिया सर, ये गुड्स ले लिया ओनर ने, तो इसे भी क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। तो बिजनेस ओनर चाहे तो बिजनेस से कैश विड्रॉ कर ले या गुड्स विड्रॉ कर ले अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने ही बिजनेस से कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। सो वी कैन से the amount withdrawn by proprietor for personal use is called drawings. It may be in the form of cash और goods, दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि एक्चुअली में सर ड्राइंग कहा किसको हमने, क्या हमने जो कैश विड्रॉ किया था क्या इस कैश को ड्राइंग का, क्या हमने इस गुड्स को ड्राइंग का, नहीं, ना तो कैश को ड्राइंग का है ना गुड्स को ड्राइंग का है। हमने ड्राइंग किसे कहा है, हमने ड्राइंग कहा है कि भैया जो प्रोपराइटर का बिजनेस में 1,20,000 का क्लेम था उसमें से प्रोपराइटर ने 5,500 रुपीज की प्रॉपर्टी बिजनेस से ले ली, या तो कैश के फॉर्म में ले ली या गुड्स के फॉर्म में अपने पर्सनल यूज के लिए वापस ले ली। तो यहां पे 5,500 से ओनर का क्लेम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहां ओनर के क्लेम में जो रिडक्शन हो रहा है उस रिडक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग्स बोल रहे हैं। सो वी कैन से दैट ड्राइंग्स reduces proprietor's contribution in the business या proprietor's claim in the business, या तो क्लेम कह दो या कंट्रीब्यूशन कह दो। प्रोपराइटर के क्लेम को रिड्यूस कर देता है। तो प्रोपराइटर ने जो 5,000 की कैश विड्रॉ की, 500 का गुड्स विड्रॉ किया अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल कर ले गया, तो इससे प्रोपराइटर का जो क्लेम था बिजनेस में वो कम हो गया। इसे अपन ने क्या बोला, ड्राइंग्स बोला। और अब बताओ ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ड्राइंग जो वर्ड हमने लिखा है यहाँ पे, जो ड्राइंग वर्ड लिखा है, ड्राइंग वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 5,500 क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया सर। अब ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ड्राइंग तो ओनर के क्लेम को कम कर रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट भी किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, ओनर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ड्राइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखना हमेशा बिजनेस में दो ही अकाउंट ऐसे होते हैं सिर्फ जो बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो कैपिटल होता है और एक ड्राइंग्स होता है। तो ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों अकाउंट बिजनेस ओनर को
रिप्रेजेंट करते हैं। जहां ओनर का नेम यूज करना होता है वहां पे अपन कैपिटल या ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। जब भी ओनर ने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम कह देंगे बिजनेस ओनर को कैपिटल कह देंगे, और जब भी बिजनेस ओनर कुछ मनी बिजनेस से विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसे अपन क्या बोल देंगे, उसे अपन ड्राइंग्स बोल देंगे। किसको? ओनर की जगह अपन वो ड्राइंग्स और कैपिटल वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? देखिए, एक्सपेंडिचर मींस अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आपने कुछ एक्चुअली में कैश किसी को पेमेंट कर दिया, या आपके ऊपर पेमेंट करने का ओब्लिगेशन आ गया। क्यों? किस वजह से? क्योंकि आपने या तो कोई एसेट एक्वायर की है, या कोई गुड्स या फिर कोई सर्विसेज एक्वायर की है। इस वजह से आपने या तो किसी को कैश पेमेंट करना पड़ गया, या अभी कैश पेमेंट नहीं किया है तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, यानी आपको पेमेंट इन फ्यूचर करना पड़ेगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज किया और आपने 10,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया, तो 10,000 का फर्नीचर तो आपके पास आ गया, लेकिन एक्चुअली में 10,000 कैश तो पेमेंट करना पड़ गया ना। तो अमाउंट स्पेंट, आपने 10,000 स्पेंड कर दिया, वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा, मान लो आपने फर्नीचर परचेज किया और जिस पर्सन से फर्नीचर परचेज किया उसे कहा कि यार पेमेंट जो आपको आफ्टर 3 मंथ करेंगे, अभी आपको पेमेंट नहीं करेंगे, आफ्टर 3 मंथ पेमेंट करेंगे। तो आपने फर्नीचर तो परचेज किया, एक्वायर एक एसेट तो आपने एक्वायर कर ली, लेकिन आपने अभी तक उसको कैश पेमेंट नहीं किया। तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन तो क्रिएट हो गया ना कि फ्यूचर में पेमेंट करना है भाई। तो फ्यूचर में पेमेंट करना है, इसलिए वो लायबिलिटी हो गई। तो मतलब आपने किसी एसेट को एक्वायर किया या किसी गुड्स या सर्विस को एक्वायर किया, उस वजह से या तो आपने किसी को कुछ अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ गया, कैश पेमेंट करना पड़ गया, या फिर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, लायबिलिटी इनकर्ड हो गई आपकी कि आपको पेमेंट इन फ्यूचर करना पड़ेगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर मींस द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, नॉर्मली एक्सपेंडिचर्स को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली तो 2 और पार्ट्स होते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट एक और होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, एक्सपेंडिचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको आपने एक्चुअली में पेमेंट तो आपको सिर्फ एक ही बार करना पड़ा, यानी कि खर्चा आपका एक ही बार हुआ। देखो, खर्चा होने का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड का मतलब समझा देता हूं पहले मैं आपको। मैं अगर कहता हूं कि एक्सपेंसेस इनकर्ड की जब मैं बात करता हूं, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड होने का रिलेशन कैश पेमेंट करने से नहीं होता। एक्सपेंसेस इनकर्ड का मतलब है कि मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर परचेज किया, मैंने एक परचेज किया, और ये मैंने कंप्यूटर परचेज किया 31 मई 2020 को मैंने परचेज किया, और इसी डेट को मैंने क्या कर दिया, कैश पेमेंट भी कर दिया। कंप्यूटर परचेज इस दिन किया और कैश पेड भी मैंने इसी दिन कर लिया। तो ₹25,000 मान लो, ₹25,000। तो 25,000 जो मैंने कैश पेमेंट किया कंप्यूटर परचेज करने के लिए, वो मेरा एक्सपेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हमारा एक्सपेंस है, इट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर हो गया क्योंकि जब मैंने कंप्यूटर परचेज किया उसी टाइम एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया। अच्छा, मान लो कि यहां पे हुआ ऐसा होता कि कंप्यूटर मैंने 31 मई 20 को परचेज किया, लेकिन मैं इसको एक्चुअली में पेमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं इसको क्या कह रहा हूं कि सर पेमेंट आपको आफ्टर 2 मंथ करेंगे, यानी कि पेमेंट अभी मैंने इसको नहीं किया, मैंने इसको कैश पेड कब किया? एक्चुअली में मैंने इसको कैश पेड किया ₹25,000 ऑन 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 20 को पेमेंट किया। ठीक है, तो पेमेंट की डेट क्या थी ये, और जबकि कंप्यूटर परचेज कब किया सर? इस डेट को। तो एक्सपेंडिचर कब इनकर्ड हुआ?
एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मीनिंग कैश पेमेंट करने से नहीं है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मतलब है या तो आप जब सर्विस या गुड्स या एसेट्स एक्वायर जिस डेट को कर लेते हो उसी डेट को आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो जाता है। अब एक्सपेंडिचर इनकर्ड के लिए या तो आप कैश स्पेंड कर देते हो, नहीं पेमेंट कर देते हो, या फिर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। तो आपने 31 मई को जब पेमेंट कंप्यूटर परचेज किया तो उसी डेट को आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया। अगर उसी डेट को आपने कैश पेमेंट कर दिया तो अमाउंट स्पेंट हो गई। अगर सेम डेट को पेमेंट नहीं किया, पेमेंट फ्यूचर में करोगे तो आपके ऊपर क्या होगी, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो आपको ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मतलब आपने जब भी एसेट्स गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर कर लिया, एक्वायर करते ही आपका वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया। डजंट मैटर आपने कैश पेमेंट किया कि नहीं किया, कैश पेमेंट कर दिया तो आपका स्पेंट भी हो गया अमाउंट, और कैश पेमेंट नहीं किया तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ऑब्लिगेशन आ गया, इन फ्यूचर करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेंडिचर तो उसी दिन क्रिएट इनकर्ड हो गया जिस दिन आपने कंप्यूटर परचेज किया है। तो देखिए हम यहां पे क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट एंड कैश पेमेंट कर दिया, या लायबिलिटी इनकर्ड, लायबिलिटी एक्वायर हो गई, इंक्रीज हो गई आपकी, क्यों, एक्वायरिंग एसेट और गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जिस दिन आपने गुड्स और सर्विस को एक्वायर किया था उसी दिन आपका एक्सपेंडिचर तो हो गया। अगर आपने कैश पेमेंट कर दिया तो स्पेंट हो गया, और फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो क्या होगी, लायबिलिटी हो गई। तो इसी तरह हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, देखिए ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपका एक्सपेंडिचर तो सिर्फ एक ही बार हुआ लेकिन जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर आपको मिलता रहता है, 1 साल से ज्यादा तक आपको उसका बेनिफिट मिलता ही रहता है। फॉर एग्जांपल आपने एक कंप्यूटर अपने बिजनेस के लिए परचेज किया, 2020 में आपने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेज किया, क्या वो बिजनेस में कंप्यूटर आप नेक्स्ट ईयर यूज नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो वो आपके लिए बेनिफिट 1 साल से ज्यादा देगा। चलिए आपने क्या किया, अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग परचेज कर ली जिसमें आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। तो जो बिल्डिंग आपने बिजनेस के लिए परचेज की वो आपके लिए क्या है सर, वो तो हमारे लिए प्रॉपर्टी मींस एसेट्स है, प्रॉपर्टीज को एसेट कहते हैं, तो वो हमारे बिजनेस की एसेट है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपने जब 6 महीने बिल्डिंग को काम लिया फिर दूसरे 6 महीने में दूसरी बिल्डिंग, तीसरे 6 महीने में तीसरी बिल्डिंग, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो एसेट जो होती है वो अपन बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक यूज करने के लिए परचेज करते हैं। तो आपने बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो तो एक ही बार हुआ, पेमेंट किया तो एक बार किया, लायबिलिटी हुई तो भी एक बार हुई, तो एक्सपेंडिचर तो एक बार हुआ, एक करंट अकाउंटिंग पीरियड में हो गया। लेकिन उसका बेनिफिट कब मिलेगा सर, वो तो 1 साल से ज्यादा तक कंटिन्यू मिलता ही रहेगा। तो वो सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं सर। नॉन रिकरिंग मींस ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने बिजनेस के लिए ऑफिस बनाने के लिए बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो आप ऐसा थोड़ी हर महीने एक नया ऑफिस बनाओगे, हर महीने एक उस बिल्डिंग को हटाओगे, दूसरी बिल्डिंग खरीदोगे, फिर आप अपना ऑफिस दूसरी बिल्डिंग में ऑफिस बनाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये वो एक्सपेंडिचर है जो एक बिग अमाउंट होती है, जिनकी अमाउंट भी बिग होती है और कभी कभार होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स expenditure which are incurred in the current year but benefit of which is enjoyed by the business unit over a period of longer than 1 year is called capital expenditure। जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक मिलता रहेगा। और ये एक्सपेंडिचर नेचर में कैसे होते हैं सर, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार नहीं होते, इनका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो इनको कई सालों के लिए एक बार में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो दीज एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायरिंग एसेट, या तो इन एक्सपेंडिचर को किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए अपन करते हैं, या फिर जो अपनी फिक्स एसेट थी पहले से तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मशीन थी, वो एकदम से अपने ब्रेक डाउन हो गई, वो मशीन एकदम से चल नहीं रही है, वो मशीन एकदम से बंद हो गई और मशीन चल नहीं रही है, तो अपने को उस मशीन को बिजनेस में काम लेने लायक बनाना है, तो उस पे जो एक्सपेंडिचर करेंगे, उस मशीन की कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो उस मशीन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो अपने एक्सपेंडिचर किए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर किसी मशीन की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की,
आपको क्या करना है, आपने उसी मशीन में एक नई टेक्नोलॉजी को ऐड करके और उस मशीन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया, और अब वो मशीन आपको 15,000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करके देती है। तो आपने किसी एसेट की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया हुआ होता है वही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीनों पॉइंट को आप ध्यान से देखो। देखिए पहला पॉइंट क्या था, एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन द करंट ईयर बट बेनिफिट ऑफ विच इज एंजॉयड बाय द बिजनेस यूनिट ओवर अ पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात समझ में आ गई होगी। एक्सपेंडिचर एक बार किया लेकिन बेनिफिट जिसका 1 साल से ज्यादा तक कंटिन्यू मिलता ही रहेगा। जैसे मान लो आपने एक फर्नीचर परचेज कर लिया, तो फर्नीचर तो आपको 8-10 साल तक काम आता ही रहेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इनकी अमाउंट क्या होती है, बिग अमाउंट होती है इन एक्सपेंडिचर की, इसलिए ये नॉन रिकरिंग नेचर के भी होते हैं। बिग नॉन रिकरिंग का मतलब इनको बार बार नहीं किया जाता, एक बार कर देते कई साल तक ये चीज एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलता रहता है, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। और नॉन रिकरिंग नेचर के साथ थर्ड पॉइंट हमने इसमें क्या लिखा, दीज आर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर एसेट और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट। या तो एग्जिस्टिंग एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए हमने जो एक्सपेंडिचर किया वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी बात किसी भी टाइम आपको कभी भी काम आ सकती है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मींस होता है ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में वो एक्सपेंडिचर आपके हुए और आपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही क्या किया है, उनका बेनिफिट भी इंजॉय कर लिया। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि ये आपकी एक कंपनी है या आपकी एक फर्म है और आपके पास मैं आता हूं और आपसे कहता हूं कि मुझे आपके कंपनी में आपकी फर्म में जॉब चाहिए। मैं आपके पास जॉब करता हूं। 1 जनवरी 2020 को मैं आपके पास आया और इस डेट को आपने मुझे एज अकाउंटेंट रिक्रूट कर लिया और 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2020 तक मैंने आपके पास पूरे महीने काम किया है, आपको सर्विस प्रोवाइड करवाई है मैंने। और 31 जनवरी को मैं आपके पास आया, आकर मैंने आपसे कहा कि सैलरी दो भाई, आप मुझे क्या दो, सैलरी दो। तो अब 2 कंडीशन आई। आपने मुझे क्या किया, मैंने आपसे क्या मांगा सर, सैलरी मांगी। तो आपने मुझे कैश पेमेंट किया ₹10,000। आपने मुझे क्या किया, कैश पेमेंट किया ₹10,000। तो आपने पेमेंट कब किया, जब आपने मुझसे सर्विस एक्वायर कर ली, उसके बाद आपने मुझे 10,000 का पेमेंट किया। तो ये जो आपने मुझे कैश पेमेंट किया, इसके बदले बेनिफिट आपको मिल चुका कि नहीं? बिल्कुल मिल चुका सर, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक आपने हमारी कंपनी में काम किया और काम करने के बाद हमने आपको पेमेंट किया। तो हमने तो आपकी सर्विस ले ही ली, सर्विस लेने के बाद पेमेंट किया। तो आप जब किसी सर्विस को एक्वायर कर चुके हो, बाद में आप पेमेंट कर रहे हो, यानी कि बेनिफिट आप करंट अकाउंटिंग पीरियड में ले चुके हो, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द करंट ईयर। खर्चा कब हुआ, 1 महीने काम कराने बाद 31 जनवरी को एक खर्चा आपका इनकर्ड हुआ मान लिया जाएगा। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द करंट ईयर, खर्चा भी आपने पेमेंट कब किया सर, जुलाई। एक्सपेंडिचर इनका कैश पेमेंट 10,000 किया कब, 31 जनवरी को। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 31 जनवरी को कहो कि सर अभी तो पैसा नहीं है, पैसा तो आपको अगले महीने मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया सर, आउटस्टैंडिंग हो गया, यानी कि आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गया। आउटस्टैंडिंग, आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गया तो 10,000 रुपीज का। तो या तो आपने कैश पेमेंट किया, लायबिलिटी इनकर्ड हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में आपका एक्सपेंडिचर हुआ इस डेट को। यही तो पढ़ा था एक्सपेंडिचर में अपन ने। एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या पढ़ा था, एक्सपेंडिचर मींस पढ़ा था या तो आपने कैश स्पेंड कर दिया या फिर आपने, आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो यही आपका एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आप ले चुके कि नहीं सर, बेनिफिट तो पहले ही ले चुके, काम तो आपसे पहले ही करवा लिया हमने। तो इस तरह के कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आप करंट अकाउंटिंग पीरियड में ले चुके होते हैं, उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं छोटी छोटी अमाउंट के होते हैं, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं।
जो बिजनेस में नॉर्मली बार बार होते ही रहते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड इन द करंट ईयर एंड बेनिफिट ऑफ विच इज एंजॉयड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज एक्सपेंडिचर्स आर रिकरिंग इन द नेचर। देखो अभी बताया था मैंने, छोटी अमाउंट के होते हैं तो रिकरिंग बार बार होने वाले होते हैं, और बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, तो ये खर्चे रोज ही होते रहते हैं। तो दीज एक्सपेंडिचर आर रिकरिंग इन द नेचर बिकॉज दे आर इनकर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस एंड दीज एक्सपेंसेस आल्सो कॉल्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको हम एक्सपेंसेस के नाम से भी बोल सकते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आल्सो नोन एज एक्सपेंसेस। तो आप यहां पे देख सकते हैं क्या लिखा अपन ने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, expenditure incurred in the current year and benefit of which is enjoyed in the same accounting period is called revenue expenditure. These expenditures are recurring in the nature because they are incurred for the day-to-day running of the business, or revenue expenditure are also known as expenses. इनको expenses बोलते हैं। तो ये थे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली में क्या होते हैं, एक्चुअली में तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं। फिर डेफर्ड वर्ड का यूज क्यों किया, देखिए जो भी आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनको एट द एंड ऑफ ईयर हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तैयार करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, तब हम सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकाउंट को बंद कर देते हैं। और एक्सपेंडिचर्स के अकाउंट को बंद करने का मीनिंग होता है राइट ऑफ करना, यानी कि हम उसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ, यानी कि इनके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। लेकिन कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंस तो होते हैं, बिजनेस की रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस ही होते हैं, लेकिन उनको हम किसी भी रीजन से, या तो उनका अमाउंट बिग है, बड़ा अमाउंट था लेकिन डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड थे, या फिर बिजनेस के पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं था, तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनको अपन राइट ऑफ नहीं कर पाए, जिनको अपन प्रॉफिट से चार्ज नहीं कर पाए करंट अकाउंटिंग पीरियड में, उन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो लिखा हुआ देखिए, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू ऊपर आपने ये पढ़े हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनते हैं। लेकिन ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिनको आपने अभी तक चार्ज नहीं किया। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द नेचर बट इज चार्ज इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में आप राइट ऑफ नहीं कर पाते हो इनको, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में धीरे धीरे राइट ऑफ करते हो। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट पर एक एक्सपेंसेस किया, तो एडवर्टाइजमेंट तो बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंसेस ही है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा एडवर्टाइजमेंट। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है वो तो कई सालों में मिलता है, तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को जो एक्सपेंडिचर हो उसको धीरे धीरे कई सालों में कुछ कुछ पार्ट, थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या करते हैं, राइट ऑफ करते रहते हैं, यानी प्रॉफिट से चार्ज करते रहते हैं। इनका अकाउंट एक साथ क्लोज नहीं होता। तो ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो मोर देन 1 ईयर में राइट ऑफ होंगे, बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंस विल अक्रू इन द मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन एक्सपेंडिचर को आप तब समझोगे जब आप थोड़ा अकाउंट्स का आपको नॉलेज होगा। तो 11th क्लास के स्टूडेंट को कुछ कम ही बात समझ में आएगी, लेकिन जो 11th कर चुके हैं उन स्टूडेंट को ये बात वेरी वेरी क्लियर हो चुकी है कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखाते हो, जिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जिनका कंप्लीट अमाउंट नहीं दिखाया है, टोटल अमाउंट नहीं दिखाया है, उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसको एक साथ अपन राइट ऑफ नहीं करेंगे, एक साथ इनको चार्ज नहीं करेंगे, इनको एक से ज्यादा ईयर में अपन थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इसका एक एग्जांपल होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहां पे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक एग्जांपल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अब तक आपके पास 2 वीडियोस हो चुके हैं, उन दोनों वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ये दोनों वीडियो आप देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ मिलेंगे। ये थैंक यू वेरी मच।